ओके, बात क्लियर है। क्वेश्चन आपने जितने मर्जी करें, एक ही आप उस पर शर्माना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हाँ, जब तक आपका पॉइंट क्लियर ना हो तब तक आगे जाना फजूल है। ओके। ओके सर। तो यहाँ पर हमने स्टडी कर रहे थे सेंटीपीटल फोर्स एक्ट करती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सेंटीपीटल फोर्स है वो कोई खुद फोर्स नहीं होती, कोई और फोर्स होती है जो सेंटीपीटल फोर्स बनती है। तो हमने एक एग्जांपल दी थी कि जो मून है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए उसके पास सेंटीपीटल फोर्स होनी चाहिए। और वो सेंटीपीटल फोर्स उसको कौन देता है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स देती है, नंबर वन। तो अगर आप एक पत्थर है उसको आप रस्सी के साथ बांध के उसको घुमाएं, तब सेंटीपीटल फोर्स आप खुद प्रोवाइड कर रहे होती हैं। तो इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है वो जब न्यूक्लियस के रिवॉल्व करता है तब सेंटीपीटल फोर्स कौन सी होती है? ग्रेविटेशन वो होती है, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। तो यानी कि हर आपने केस में जो सेंटीपीटल जो फोर्स है वो बदल जाती है कि जब इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह यहाँ पे ये बॉडी सर्कल में मूव करती है, तो यहाँ पे सेंटीपीटल फोर्स एक्ट करती है। तो जब भी हमने पढ़ा था कि जब भी न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स एक्ट करे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे चूंकि सेंटीपीटल फोर्स है तो इसी वजह से उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसकी डायरेक्शन हमेशा टू वर्ड्स द सेंटर होती है। तो अगर से एक्स सेंटीपीटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टू वर्ड्स द सेंटर है, तो इसका मतलब है जो सेंटीपीटल फोर्स है उसके डायरेक्शन भी क्या होगी? टू वर्ड्स द सेंटर होगी। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जो सेंटीपिटल फोर्स है, ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या वेरिएबल एक्सेलरेशन है? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन है? आप ही कंट्रीब्यूट करें। कांस्टेंट है। नहीं, ये वेरिएबल है। देखें, वो कैसे? यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है वो टू वर्ड्स द ये डायरेक्शन है। और देखिए यहाँ से क्या कर रही है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। यहाँ पे देखें, वो जा रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर भी उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। और यहाँ पर नीचे से ऊपर जा रहा है। तो यानी कि हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है एक्सेलरेशन की। है तो सेंटर ही की तरफ, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, सेंटर तक जाने के लिए उसको ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे सेंटर तक जाने के लिए उसको ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा। तो ये यानी कि ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पर राइट से लेफ्ट जाना पड़ेगा, यहाँ लेफ्ट से राइट आना पड़ेगा, यहाँ नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। तो इस तरह यहाँ पर अगर देख लें तो यहाँ पे कोई और डायरेक्शन बनेगी, तो इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो इसलिए जब डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? वेरिएबल होती है। तो जब वेरिएबल वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। ये अब आपकी एमडी कैट का ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है। तो ये हमारा वेरिएबल एक्सेलरेशन है। क्लियर है? जी सर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। पहले ना बच्चे यहाँ पर काफी कंफ्यूज हो जाती हैं। वो इस बात से कंफ्यूज होती हैं कि जब हम कहते हैं ना कि सेंटीपीटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टू वर्ड्स द सेंटर होती है, तो वो कहते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन है टू वर्ड्स द सेंटर, इसलिए ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। लेकिन ये देखें, सेंटर तक जाने के लिए वो कौन से डायरेक्शन को यूज कर रहा है? यहाँ पे कोई और डायरेक्शन बनती है, यहाँ पे कोई और बनती है, इसलिए ये एक वेरिएबल एक्सेलरेशन है। और दूसरी बात, जो सेंटीपीटल फोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। ये आपकी जो स्पीड है या मैग्नीट्यूड है ये उसको चेंज नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्ट्रेट पाथ को बेंड करती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। और जब भी बॉडी सर्कल में मूव करती है, तो अभी हमने चार एक्सेलेरेशन पढ़े हैं ना, तो जो सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन है ये हमेशा जी मौजूद सर। रहेगा। ये कभी भी चाहे बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, वेलोसिटी वेरिएबल हो, ये हमेशा सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। मौजूद रहेगा। Here direction of velocity is continuously changing
सो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, और इसका ये फार्मूला होता है v² / r। तो आपने इसके दोनों फॉर्म्स को याद करना है। ये फॉर्म भी आपने याद करनी है, या एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में है, और ये आपकी लीनियर वेलोसिटी की टर्म है। तो आपने ये दोनों को ही आपने याद करना है, दोनों में MCQ आ जाते हैं। अब देखिए, अगर ये हमारी लीनियर वेलोसिटी है तो हमारा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे देखिए, अगर हमारी एंगुलर वेलोसिटी है तो तब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो इसलिए डायरेक्ट। आपने क्वांटिटीज को देख के आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। दूसरा एक्सेलेरेशन है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। तो ये किस वजह से प्रोड्यूस होता है? टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है? बॉडी की स्ट्रेट लाइन जो वेलोसिटी होती है, स्ट्रेट जो वेलोसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो अब देखिए यहाँ पर, जब भी बॉडी सर्कल में मूव करती है उसके पास दो वेलोसिटी होती हैं। एक एंगुलर वेलोसिटी होती है जिसको हम ओमेगा कहती हैं, और दूसरी उसके पास लीनियर वेलोसिटी होती है जिसको हम क्या कहती हैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी या वी कहती हैं। तो अब देखिए, जब भी आप बॉडी को सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना छोड़ेंगे तो बॉडी क्या करती है? अलोंग द टेंजेंट मूव करती है। तो ये जो अलोंग द टेंजेंट मूव करती है तो उसको हम क्या बोलती हैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब देख लें, यहाँ पर टेंजेंट की डायरेक्शन ये है, यहाँ पर टेंजेंट की डायरेक्शन कुछ और होगी, यहाँ पे टेंजेंट की डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ पे देख लें इसकी डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन ये है, और इस पॉइंट पे ये है। तो यानी कि हर पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसका मतलब जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो जब वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। वॉइस में मसला तो नहीं है? नो सर। तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब देखिए, ये प्रोड्यूस कैसे होता है? अब जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है वो किस वजह से प्रोड्यूस हुआ था? चेंज इन द डायरेक्शन। और ये किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? जब मैग्नीट्यूड चेंज हो। तो यानी कि अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में मूव करती है ना, तब उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और स्पीड के चेंज होने से, जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। क्योंकि वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, डायरेक्शन और स्पीड या मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन चेंज होने से सेंटीपिटल, और स्पीड के चेंज होने से वो हमारा हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तब उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो मतलब उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। तो क्लियर है? जी सर। तो अभी तक हमने दो पढ़े कि जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वो हमेशा मौजूद रहेगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन MCQ में। कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री होता है। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि इसी 90। डायरेक्शन में ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 90। है, और ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी। तो दोनों में कितना एंगल बनता है? हर वक्त 90 डिग्री बनता है। तो ये फार्मूला है कि ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अब देखिए, ये मैंने क्या यूज किया है? ये मॉड यूज किया है। मॉड का मतलब है उसकी जो स्पीड है वो है, ठीक है। आप सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइट फेस लेटर में dV/dt, ऐसे भी लिख सकती हैं लाइट फेस लेटर में। तो यहाँ पे अगर आप ना ये डाल लें वेक्टर का निशान तो ज़्यादा बेहतर है। अगर वेक्टर और फिर हम स्पीड को मैग्नीट्यूड इस तरह लिखती है ना, और डिवाइडेड बाय dt, तो ये क्या बता रहा है? कि उसकी स्पीड चेंज हो रही है टाइम के साथ, ये बता रहा है ना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा? चेंज इन द स्पीड डिवाइडेड बाय dt। तो अगर हमने मॉड नहीं लगाना फिर हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो मैंने लिखा है कि अगर हम इस तरह लिखें तो ये रॉन्ग होगा, तो क्योंकि ये अगर बोल्ड होगा, यानी कि बोल्ड फेस लेटर यूज हो, फिर ज़ाहिर है ये वेक्टर होगा, तो वेक्टर में चेंज नहीं होगा बल्कि सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज होना है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने बोल्ड फेस लेटर को यूज किया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि देन इट इज रॉन्ग बिकॉज इट प्रोड्यूस ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। फिर नेक्स्ट है
अगर सर्कुलर मोशन मौजूद है तो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन लाजमी होगा। अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट हो तो फिर हमारा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होगा? जीरो होगा, यानी तब एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। बट सेंटीपिटल, अब देखिए ये मैथमेटिकली भी बता रहा है कि स्पीड हमारी कांस्टेंट तो एक्सेलेरेशन जीरो, लेकिन सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन जीरो नहीं होगा। कैसे? क्योंकि उसका फार्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर। तो वी हमारा जीरो नहीं है, बल्कि वो तो क्या है, कांस्टेंट है। तो लिहाजा ए सी हमारा जीरो नहीं होता। तीसरा एक्सेलेरेशन है नेट एक्सेलेरेशन। तो नाम से जाहिर है कि जितने भी एक्सेलेरेशन है उनका नेट ले ले तो वो फिर क्या प्रोड्यूस होगा? नेट एक्सेलेरेशन। इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी। तो ये देखिए, ये वेलोसिटी में चेंज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो वेलोसिटी का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या है? डायरेक्शन। तो दोनों में जब चेंज होगा, इकट्ठा चेंज मतलब उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो और उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, तब जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? नेट एक्सेलेरेशन। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पर चेंज हो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। अगर उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो फिर हम क्या बोलेंगे? सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन। अगर दोनों चेंज हो तो फिर हम क्या बोलेंगे? नेट एक्सेलेरेशन। तो इसको ग्राफिकली आप इस तरह डिनोट कर सकती हैं कि ये हमारा सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन, ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। तो उसका जो वेक्टर होगा, रिजल्टेंट होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इसको, ये हमारा नेट एक्सेलेरेशन है। तो ग्राफिकली आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकती हैं। ये इंटरव्यू में आपसे पूछ सकती हैं कि नेट एक्सेलेरेशन। यहाँ तक क्लियर है? तो ये अगर हम उसको मैथमेटिकली लिखे तो फिर हमारे पास क्या बनेगा? ये उसका फार्मूला बनेगा। अगर उसकी मैग्नीट्यूड लेनी है तो फिर ज़रा ए सी का स्क्वायर लेंगे, ए टी का स्क्वायर लेंगे और उस होल का स्क्वायर रूट है। तो आप इस तरह नेट एक्सेलेरेशन की मैग्नीट्यूड आप निकाल सकती हैं। अगर आपने डायरेक्शन निकालनी है तो फिर आप ये फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि टैन क्या है, थीटा किसके इक्वल होता है? वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट। तो ए सी डिवाइडेड बाय ए टी होगा। तो ये आपसे इंटरव्यू में आपसे पूछ सकती हैं। ग्राफिकली तो ये आपसे पूछ सकती हैं और मैथमेटिकली दोनों में पूछ सकती हैं। तो अगर आपसे बोले कि नेट एक्सेलेरेशन को किस तरह आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो नेट एक्सेलेरेशन को आप इस तरह आप वो रिप्रेजेंट करेंगे कि आप देखिए ये पीछे क्या वाली बता स्लाइड रहे। पे लेके जाओ। जी। पीछे वाली स्लाइड पे, टेन अल्फा पे। जी। टेन अल्फा क्या मतलब बताया? वाई ओवर एक्स बताया। हाँ जी, वाई ओवर एक्स। यहाँ पे तो एक्स पे दिया गया है इसी। क्या दिया हुआ है? ये ग्राफ देखे जो ऊपर आपने बनाया है। नहीं, ये इसको सॉल्व उन्होंने नहीं किया। हमारे पास ये ट्राइंगल होती है ना, तो उसमें जो थीटा के सामने वाली साइड होती है ना, और जो 90 डिग्री सामने वाली साइड है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूस होती है। और जो थीटा के सामने वाली साइड होती है वो हमारी होती है टेन वाई एक्सेस। तो ठीक है, तो अगर हमारे पास ये है तो इसको आप इस तरह लो। यहाँ पे उसने सॉल्व नहीं किया, ये जस्ट उसने ग्राफिकली वो बताया हुआ है। तो अगर आप इसको वो प्रॉपर इस तरह सॉल्व करेंगे तो फिर यही आंसर आएगा। यानी कि वो अगर पूरा आप इसको सॉल्व करेंगे ना, डराइव करेंगे, तो यही आंसर आएगा। यहाँ से आप ना देखें, ये तो उसने जस्ट आपको डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। ठीक हो गया। क्योंकि जब इसको आप प्रॉपर इसकी डेरिवेशन करेंगे ना, तो फिर आप वो देखेंगे जो थीटा के सामने वाली साइड होगी वो हमारे पास ए सी आएगा, और जो थीटा जिस पे बन रहा है वो हमारे पास एक्स कंपोनेंट होगा, यानी कि उसको फिर हम ए टी लेते हैं। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। तो ये वही बातें हैं। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ड्यू टू प्रोड्यूस इन मैग्नीट्यूड। नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द टोटल चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो उसका ये फार्मूला हमारे पास होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि लीनियर और एंगुलर में क्या रिलेशनशिप है, ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। तो लीनियर में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एस होता है और एंगुलर में उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं।
लीनियर में हमारे पास v होता है और एंगुलर में हमारे पास ओमेगा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ds/dt होता है, यहाँ हमारे पास d थीटा बाय टी टी होता है। लीनियर हमारे पास जी एक्सेलेरेशन होता है और एंगुलर में हमारे पास अल्फा होता है। तो ये हमारे पास एवरेज एक्सेलेरेशन का फार्मूला। आप देखिए जब एवरेज यूज करते हैं तब हम डेल यूज करते हैं, लेकिन जब हम यूज करें ना डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तब हम क्या यूज करेंगे, तब हम यूज करते हैं डी की यूज करते हैं। तो डी का मतलब होता है डिफरेंशियल चेंज। डिफरेंशियल चेंज का मतलब है वेरी वेरी स्मॉल चेंज। यहाँ पे डेल्टा का मतलब होता है वेरी वेरी लार्ज चेंज। ये भी इंटरव्यू में आपसे चीज पूछी जा सकती है कि हम डेल कब यूज करेंगे और डी कब यूज करेंगे। तो यानी किस तरह भी आप लिख सकते हैं ना, डी ओमेगा बाय डी टी। तो अगर इस तरह लिखेंगे तो इसका मतलब है ये इंस्टेंटेनियस हमारे पास एक्सेलेरेशन है। तो और जब हमारे पास डेल ओमेगा डेल बाय टी होगा तब ये हमारे पास एवरेज एक्सेलेरेशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड सर्कुलर मोशन। तो ये आपने रिलेशनशिप आपने याद करने हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो पूछ लें, या बस मैं ही बोलता जा रहा वो हूँ। लास्ट वाला ना, डी वाला दोबारा रिपीट कर दे। जो डी डब्ल्यू बटा, यानी कि डी हमने उस वक्त लगाना है जो पार्शियल का है वो। ये हम तब यूज करते हैं कहाँ में जब बताया? हमारे पास डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो हो। अब इसका मतलब हाँ जी, क्या है? इंटरस्टेनियस। हाँ, इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। तो हाँ यानी जी कि हाँ अगर जी, आपसे और पूछा जो जाए ना, डेल है। हाँ जब आपसे ये बोला जाए तो आपसे पूछे ये इसका क्या मतलब, तो आप चूंकि डी यूज हुआ है तो इसका मतलब है वेरी वेरी हाँ जी, स्मॉल चेंज। और उसके लिए टाइम क्या ठीक लिमिट है। क्या अप्रोचेस टू जीरो, तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस होता है। और अगर हम डेल यूज करें ये वाला साइन तो इसका मतलब है फॉर लॉन्ग टाइम। यहाँ पर जो चेंज है वो काफी बड़ा चेंज है। तो इसलिए यहाँ पर फिर हम क्या यूज करते हैं, एवरेज का साइन यूज करते हैं, इसको हम एवरेज एक्सेलेरेशन बोलेंगे। ये चार्ज भी नहीं आने का। नहीं। नहीं। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, अगर स्पीड हमारे पास कांस्टेंट रहे, इफ मोशन इज सर्कुलर देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। तो मैं अभी इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। तो आप मुझे ये बताएं ये इसके आंसर कैसे आए हैं। कि मैंने हमारे पास ये इसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो मैंने इसके दो आंसर लगाए हैं, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन। तो ये दोनों आंसर कैसे आते हैं ये आप मुझे बताएं। मतलब ये कि आपने पहले बताया कि सर्कुलर मोशन है, तो इसका मतलब ये है कि सर्कुलर मोशन की वजह से सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन लाजमी प्रोड्यूस होगा। और नेट बाकी रही एक्सेलरेशन। बात सर्कुलर, हाँ जी, नेट एक्सेलेरेशन जो है आप ये बता रहे हैं कि जब स्पीड मतलब सर्कुलर मोशन में आए तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। मतलब पहले सर्कल आहिस्ता आहिस्ता, वो लास्ट में अपने स्टार्ट में कट भी बनाए थे वो टेंजेंशियल के, कि ए की डायरेक्शन इस तरफ हो रही है, फिर वो सर्कल में आ रहा है, ये वो इस तरह का। अब देखिए नेट एक्सेलरेशन का फार्मूला ये होता है, ये वाला। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन डायरेक्शन में चेंज। और हाँ, नेट एक्सेलरेशन ये फार्मूला होता है ना। तो डेल्टा टी है, ये ए टी हमारा जीरो है, क्योंकि जो हमारी स्पीड है वो हमारी क्या कांस्टेंट है। तो ये तो जीरो आ कांस्टेंट है। गया। लेकिन ज़ाहिर है चूंकि ए सर्कुलर जीरो। मोशन में ए से जीरो नहीं होगा, तो तब हमारा नेट एक्सेलरेशन हाँ किसके जी, इक्वल जैसे आपने होगा। बोला था ग्लास की कांस्टेंट है आर ओमेगा स्क्वायर, शायद हाँ आर जी, ओमेगा, पता नहीं। तब हमारा नेट एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के। एक्सेलेरेशन के। ऐसे ही आएगा ना। तो यानी कि हमारे पास दो जी एक्सेलरेशन बिल्कुल। मौजूद होंगे, सेंटीपिटल भी मौजूद होगा और नेट एक्सेलरेशन मौजूद होगा। तो इससे हम ये भी बात कंक्लूड कर सकते हैं कि नेट एक्सेलरेशन हमेशा मौजूद रहेगा बॉडी में। क्यों? क्योंकि हाँ जी, वो सेंटीपिटल फैक्टर बता रहे थे। एक्सेलरेशन हमेशा मौजूद रहेगा। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के हमेशा मौजूद रहने से नेट एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, हमेशा मौजूद रहेगा। मौजूद रहेगी।
अब ये जो एमसीक्यू था ना जो मैंने अभी आपको दिया है, ये आपके एमफिल लेवल का और एटॉमिक लेवल का है। तो एटॉमिक में इस तरह की चीजें पूछती हैं, और एमफिल लेवल में। तो यहाँ पे मैंने प्रूव भी किया हुआ है कि ये नेट एक्स है कि ये फार्मूला होगा। तो अल्फा हमारा जीरो होता है। अब इसमें ये रिलेशनशिप है, टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। तो टेंजेंशियल हमारे पास जीरो है, तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है अल्फा भी। ये जीरो कैसे होता है ये भी आप देख लें। क्योंकि हमारे पास टेंजेंशियल एक्सलेशन जीरो है, तो टेंजेंशियल एक्सलेशन जीरो है, तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू आर अल्फा। तो आर इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, वो भी क्या हो जाएगा। अब देखिए जो आर है ये जीरो नहीं हो सकता, ऐसा ही है। जी बिल्कुल। क्योंकि ये क्या हमारे पास रेडियस होता है, तो ये तो जीरो नहीं रेडी। हो सकता। तो फिर ज़ाहिर है जो हमारा एंगुलर एक्सेलेरेशन वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए जब हमारा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जीरो हो, तो उसका मतलब हमारा एंगुलर एक्सेलेरेशन भी जीरो होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होगा। दूसरे सेंस में अगर आप समझें, दूसरे सेंस में ये एंगुलर एक्सेलेरेशन का फार्मूला क्या होता है, डी ओमेगा बाय डी टी। तो चूंकि चेंज जीरो है, तो वो हमारे पास ये हमारे पास जीरो आ गया। तो अब देखिए जो डी ओमेगा है, ये किसके वो लिंक होता है, ये इक्वल होता है लीनियर वेलोसिटी के साथ। तो यहाँ पर जो लीनियर वेलोसिटी वो हमारी क्या है, कांस्टेंट है। और आर तो हमारा वैसे ही कांस्टेंट है। तो यानी कि ये जो हमारा वी ओवर आर है, ये इसका आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ऐसे ही है। तो जब इसका आंसर कांस्टेंट होगा, तो फिर ज़ाहिर है ये चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये चेंज हो गया, तो फिर हमारा ये आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, या मतलब इसमें मुश्किल में है। तो आप इसको सिंपल इस तरह याद रख लें। अगर आपको ये मेरी दूसरी बात समझ में नहीं ना आई, तो उसको आप छोड़ दें, सिर्फ आप इसको बात को ही आप वो रख लें कि जब हमारा टेंजेंशियल एक्सलेशन जीरो होगा, तब हमारा एंगुलर एक्सलेशन भी जीरो होगा। और मैं इसको ऐसे दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, चाहे आप याद रखें या ना रखें, कि चूंकि हमारा ना जो हमारा ओमेगा होता है, वो हमारा आंसर होता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, यही होता है ना। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालें, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा v ओवर आर। तो अब जो कि हमारी जो यहाँ पे आप देख लें कि हमारी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसने चेंज नहीं होना। तो जब इसने चेंज नहीं होना, तो v हमारा कांस्टेंट आ गया, और r हमारा वैसे ही कांस्टेंट है। तो ओमेगा का आंसर क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए ना, फिक्स आना चाहिए, ऐसे ही है ना। बता दें। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही। तो अगर हम इसमें चेंज प्रोड्यूस करें, फिर आंसर कांस्टेंट रहेगा। नहीं। तो इसलिए यहाँ पर डी ओमेगा बाय डी टी, फिर हमारा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट है याद रखने के लिए, तो ये इजी है, तो आप इसको याद रख लें। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अगर हमारे पास वी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, और हमारे पास सर्कुलर मोशन हो, फिर हमारे पास क्या होता है। तो देख लीजिए हमारे पास डी बाय डी वी इज इक्वल डिवाइडेड बाय डी टी, और नेट एक्सलेशन ये हमारा जीरो नहीं होगा। और ये हमारा कौन सा एक्सलेशन था, टेंजेंशियल एक्सलेशन, ऐसे ही है। और ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट एक्सलेशन को। तो आप जानते हैं कि जब स्पीड की हमारी कांस्टेंट रहती है, तो नेट एक्सलेशन हमारा जीरो नहीं होता, लेकिन हमारा जो टेंजेंशियल एक्सलेशन है वो हमारा जीरो होता है। और ये क्या होता है, हमारा एंगुलर एक्सलेशन, ये भी क्या होता है, हमारा जीरो होता है। तो हमारा आंसर जी। क्या होगा, ए होगा। तो आपसे इस तरह भी पूछ सकते हैं, और ये भी पूछ सकती है। तो दोनों आपकी इसको फॉर्म याद होने चाहिए। अगर आपसे पूछे नेट एक्सेलेरेशन का फार्मूला क्या है, तो डी वी डिवाइडेड बाय डी टी, और साथ में आपने क्या लगाना है, मॉड लगाना है। नेक्स्ट है, अगर हमारा स्पीड कांस्टेंट हो और हमारे पास सर्कुलर मोशन हो, तो फिर हमारे पास क्या होता है, अल्फा हमारा कांस्टेंट होता है, यानी कि उसमें वो इसको भी आप, क्योंकि अल्फा हमारा क्या होता है, जीरो होता है ना, तो जीरो भी एक क्या है, कांस्टेंट नंबर ही है ना। आप उस सेंस में आप इसको यूज कर सकती हैं। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन वो भी हमारा जीरो होता है, और जीरो भी हमारा क्या है, एक कांस्टेंट ही है ना, नंबर। और सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन वो भी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कैसे, क्योंकि वी हमारी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, और आर हमारा हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये बहुत ही ट्रिकी एमसीक्यू है, कि जब हमारा स्पीड कांस्टेंट हो, तब
एंगुलर एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट होगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट होगा, और सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट होगा। अब बच्चे क्या करेंगे, वो इसको पर आंसर लगाएंगे, वो इन दोनों को नहीं लगाएंगे, वो कहेंगे कि ये दोनों जीरो हैं, तो इसलिए इन दोनों को छोड़ देंगे। लेकिन ये भी तो देखें, जीरो की चेंज तो नहीं ना हो रहा, 0 1 तो नहीं ना हो रहा, तो जीरो भी आप क्या कह सकते हैं, ये कांस्टेंट नंबर है। तो इसलिए जब हमारे स्पीड हमारी कांस्टेंट होती है, तब हमारे सारे एक्सेलेरेशन क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। समझ लगी इस बात की? जी सर। तो देखें, एक ही एमसीक्यू कितनी डिफरेंट वे में आपको कंफ्यूज कर सकता है। और ये सारे इस तरह के जो ट्रिकी एमसीक्यू हैं, वो आपसे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हुआ है। कोई और क्वेश्चन है तो आप वो पूछ लें। अभी वैसे 8 मिनट रहते हैं। इसका कर दें, एमसीक्यू सेंड कर दें, हम वो सॉल्व कर लें। तो हमारा जो आपके मेजरमेंट से एमसीक्यूज होगी है ना। हाँ जी, वो मैंने अब चूंकि ना, अब चूंकि आप पैरेलल फिजिक्स से आप खुद एमसीक्यू कर रहे हैं ना, तो मैंने आपको, अब आप, मैं खुद आपको नए प्रैक्टिस के लिए ना आपको इंडियन बुक से जो मतलब मिक्स एमसीक्यू है ना, वो आपको मैं सेंड करूंगा। तो मैंने आपको, मुझे आप रिमाइंडर दे दीजिएगा, अभी मैं आपको कार थोड़ी देर तक करता हूँ खाना खा के। तो आपको मेजरमेंट्स के सेंड करने हैं मैंने, और मोशन वन डायमेंशन के सेंड करने हैं। और आज ये जो पढ़ा ये भी उसी में आ जाता है, मैकेनिक्स में आ जाता है। तो ये आज मतलब आप, तीनों के इकट्ठे। ये मतलब मैकेनिक्स में आ जाता है ना। हाँ, चलिए ये ठीक है, कर दें। ये हमारा टू डिमोशन हो गया। दोबारा सुन ले, जो एररलेस फिजिक्स है वो अपन एमसीक्यू खुद करनी है। इसके अलावा जो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए जो मैंने देनी है, पहले तो मैं आपको एररलेस फिजिक्स से दे रहा था, वो आपको नजर नहीं था आ रहा। तो चूंकि आप वो आपने खुद करनी है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस के लिए जो पहले मैंने एररलेस फिजिक्स के देने, तो उसकी जगह पर अब आपको मैं नए एमसीक्यू दूंगा। तो वो आपने फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप देखिए, यह काम आपके लिए ज्यादा हो जाना है, तो आपने इसको खुद ही मैनेज करना है। और आपका जो टेस्ट है वो इंशाल्लाह ताला ना कल होगा, ठीक है। टेस्ट का जो सिलेबस होगा वो हमने पढ़ा मेजरमेंट्स से। तो तीनों का रख लें या सिर्फ मेजरमेंट्स का रख लो? कौन कौन सा होगा? अभी तक आपने मेजरमेंट्स पढ़ा, मोशन 1D पढ़ा और मोशन 2D, क्योंकि सर्कुलर मोशन मोशन 2D है। तो एक टॉपिक का रख लूं या तीनों टॉपिक्स का? सर, आपकी समझ नहीं आ रही भाई से। हाँ जी, तो आपकी वॉइस नहीं तीन आ के रही। तीनों का कर दें। चलें ठीक है।